आज हम चैप्टर नंबर 8वें का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में मैं केवल आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन करने आपको ही हैं। तो 8.1 के अंदर क्या चीज है? 8.1 के अंदर परिवर्तन की दर पर आधारित क्वेश्चन है। dy ओवर dx क्या चीज है? y में परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष। y में परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष। तो ऐसे ही अगर कभी कभी क्या होगा, आयतन में परिवर्तन की दर पूछता है, तो अगर किसी के सापेक्ष नहीं कहता है ना, तो इसका मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछ रहा है। आयतन में परिवर्तन की दर dv ओवर dt मानी जाएगी। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA ओवर dt मानी जाएगी। ठीक है, तो इन पर आधारित अपन प्रश्न देखते हैं। थ्योरी इसमें कोई है नहीं, तो मैं सीधा क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं। उदाहरण नंबर 2, आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये दीवार है, इसके सहारे 10 मीटर लंबी सीढ़ी झुकी हुई है। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक दूरी x है, यहां से यहां तक दूरी x है, तो dx ओवर dt आपको इस सवाल में दिया हुआ है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि सीढ़ी के पाद को, सीढ़ी के फुट को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से। ठीक है, तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर किस दर से फिसल रहा है? ये जो दूरी है ना, इसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है आपको। dx ओवर dt तो दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड, और dy ओवर dt तुमसे पूछ रहा है। तो x और y में संबंध देखिए और उसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो आपको चित्र में समकोण त्रिभुज है, ये रहा, इसमें आप x और y में संबंध देखेंगे तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, x और y में संबंध आ गया और t के सापेक्ष हमें चाहिए। ठीक है, t के सापेक्ष परिवर्तन दर है ना, तो t के सापेक्ष अवकलन करें इसका, तो 2x और dx ओवर dt, इसका 2y dy ओवर dt बराबर 0। यहां 2 का भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, और dy ओवर dt बताऊं कितना आ जाएगा? माइनस का x अपॉन y dx ओवर dt। ये उधर पक्षांतरण हो जाएगा, माइनस का x अपॉन y dx ओवर dt। अच्छा, dy ओवर dt का मान ये आ गया। अब देखो इसमें आपके पास क्या क्या चीज उपलब्ध है। dx ओवर dt उपलब्ध है क्या? बिल्कुल है, 1.2 है। x उपलब्ध है क्या? बिल्कुल है, सवाल में दिया हुआ है आपको। कह रहा है dy ओवर dt कब ज्ञात करना है? जब सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूरी पर हो, यानी कि जब x बराबर 6 मीटर दूरी पर हो। ये दूरी कितनी हो? 6 हो उस समय। x उपलब्ध है, कौन उपलब्ध नहीं है? y। dy ओवर dt का ये मान है जो गोलांकित है। अब इसमें क्या क्या राशियां उपलब्ध है ये देख लो आप। तो y उपलब्ध नहीं है, तो ये जो है ना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर यानी कि 100, इससे y आ जाएगा। कैसे? x तो है 6, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, यहां से y बराबर कितना आ जाएगा भाई? 8। x तो 6 है, y 8 है, और dx ओवर dt 1.2 है। इसी में कर रहा हूं मैं, माइनस x का मान 6
y का मान 8 और dx ओवर dt 1.2। माइनस का चिन्ह घटोत्तरी को व्यक्त कर रहा है, तो इस तरह से dy ओवर dt का मान आ गया। एक तो दे के रखता है, दूसरा पूछता है, एक दे के रखता है, दूसरा पूछता है, तो इनमें आपस में संबंध स्थापित किया करो आप। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जाम्पल छठवां देखो आप। एक शंक्वाकार कीप है, इसमें यहां एक सूक्ष्म छिद्र किया हुआ है। सवाल में कह रहा है ऐसा, यहां से पानी टपक रहा है, यानी कि पानी में कमी हो रही है, मतलब पानी के आयतन में कमी हो रही है। किस हिसाब से कमी हो रही है आपको दिया हुआ है, dB ओवर dt 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से कमी हो रही है। कमी हो रही है तो माइनस का है ना। अच्छा, यूं लगा सकते हैं आप। फिर कह रहा है पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। ये तो तिर्यक ऊंचाई में घटने की दर ज्ञात करो, यानी कि तुमसे dV ओवर dt तो दिया है, कितना है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और dl ओवर dt पूछ रहा है। जबकि कहा है इसने कुछ क्या, dl ओवर dt जब जब देखना है, कब, जब तिर्यक ऊंचाई तो 4 और अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री हो। जब तिर्यक ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर हो और अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री, इसको बोलते हैं अर्ध शीर्ष कोण। ये सारा मेटेरियल दिया हुआ है और dl ओवर dt तुमसे पूछ रहा है, और dv ओवर dt दिया है, dl ओवर dt पूछ रहा है। देखो b और l में संबंध स्थापित करो, तो b और l में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, डायरेक्ट तो कोई है नहीं। तो चलो b का सूत्र तो लिखो। हमें मालूम है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान एल के पद में होना चाहिए और एच का मान भी एल के पद में होना चाहिए। क्या किया जाए, देखो हो जाएगा आसानी से। आर का मान एल के पद में, आर कौन सी देखो ये, तो आर और एल में संबंध देखना, यानी कि लंब और कर्ण में, लंब यही थीटा के सामने इसलिए लंब हो गया, लंब और कर्ण में साइन थीटा, लंब बटे कर्ण आर अपॉन एल, आर बराबर एल साइन थीटा। चलो आर का मान तो एल साइन थीटा रख देंगे, ले रख दिया, और आर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब आ जाओ तुम एच पे, अब आ जाओ एच पे। अच्छा एच क्या होगा, ये एच है शंकु ऊंचाई, एच को एल के पदों में, आधार को कर्ण के पदों में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, एच बराबर एल कॉस थीटा, एच बराबर एल कॉस थीटा। ठीक है, यहां से b बराबर आ गया 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा तो 60 डिग्री है जाने, तो b बराबर 1/3 पाई एल क्यू स्क्वायर होगा ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। b बराबर 1/3 पाई एल क्यू, साइन 60 √3/2 है तो 3/4 और 1/2, 3 से 3 कट गया। लो भाई b बराबर आ गया पाई/8 एल क्यू। इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो। देखो मेहनत किस बात की है, तुमसे dv ओवर dt तो दिया हुआ है और dl ओवर dt पूछ रहा है, तो b और l में संबंध होना चाहिए ना। b और l में डायरेक्ट तो कोई है ही नहीं, b और l में काय में संबंध है, b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो फिर r और h को l में बदल दिया, ये रहा, फिर यहां जमा दिए, यूं करके b और l में संबंध आ गया। अब आप t के सापेक्ष अवकलन, इसका तो dv ओवर dt,
ये π/8 एल क्यू का 3l² dl/dt। अब आप क्या करो, dv/dt का मान रख दो और l का मान रख दो, dl/dt का मान आ जाएगा। dv/dt का मान माइनस में रखना, आयतन घट रहा है तो तिरक लंबाई भी घट रही है। ठीक है, इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चन करा दिए, लगभग इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन है। 8.2 एक्सरसाइज पा जाओ। 8.2 के अंदर है वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। तो कोई फलन कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान है, ये हमें पता करना है। कोई फलन कौन से में तो वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान है। तो देखो, वर्धमान फलन देखो, एक तो इस तरह से हो सकता है और एक इस तरीके से हो सकता है। वर्धमान तो ये दोनों ही हैं, पर ये तो निरंतर वर्धमान कहलाएगा, संग संग निरंतर बढ़ रहा है ना, इसलिए। और ये केवल वर्धमान है, इसको निरंतर वर्धमान नहीं कह सकते, इस जगह पे बढ़ नहीं रहा है ना, इसलिए। तो ये निरंतर वर्धमान नहीं है और ये निरंतर वर्धमान है। ऐसे ही ह्रासमान के लिए है भाई, ये तो निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान, और ये ऐसे। देखो, ह्रासमान तो दोनों कहलाएंगे, पर ये निरंतर ह्रासमान कहलाएगा, ये निरंतर नहीं कहलाएगा। ये तो ह्रासमान फलन है, निरंतर नहीं है, ये निरंतर ह्रासमान है। अच्छा, इसमें f' का मान 0 से बड़ा रहेगा और कभी कभार 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हमेशा f' 0 से बड़ा रहेगा। इसमें f' कभी कभी बराबर 0 भी हो सकता है, अदरवाइज 0 से कम रहेगा। इसमें कभी कभी नहीं, हमेशा 0 से छोटा रहेगा। आपसे या तो अंतराल पूछेगा या अंतराल देके पूछेगा कि बताओ इस अंतराल में वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो मैं क्वेश्चन करके याद दिला देता हूं आपको। देखो, वर्धमान के लिए तो f' 0 से बड़ा और ह्रासमान के लिए f' 0 से छोटा, ये याद रखने का प्रयास करना। और मैं अभी 2-3 क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको याद आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल 9वां और 10वां दोनों ले लेता हूं। एग्जाम्पल 9वां है, वह अंतराल ज्ञात करो। अंतराल ज्ञात करो कैसा, जिसमें फलन f(x) बराबर कितना, -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x और प्लस 25। अंतराल ज्ञात करो जिसमें यह फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों है। वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें यह फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। कुल मिला के f' से मालूम पड़ती है। तो आप वर्धमान पूछे या ह्रासमान पूछे, f' तो ज्ञात करना ही करना। पुनः f' बराबर, पुनः
एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -6x² प्लस 6x और प्लस 12, -6x² प्लस 6x और प्लस 12। अगर इसमें से -6 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस x और माइनस का कितना 2, इसके गुणनखंड भी हो रहे हो शायद, कितने आ जाएंगे, x माइनस 1 या x प्लस 1 और x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें फलन वर्धमान देखना है और ह्रासमान देखना है, तो सब निर्भर करता है एफ डैश एक्स पे। अब ये भी बताया ना मैंने, एफ डैश एक्स जब प्लस का होता है तो फलन वर्धमान, एफ डैश एक्स जब माइनस का होता है तो फलन ह्रासमान, सब एफ डैश एक्स पर निर्भर करता है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 से क्या प्राप्त कर लो आप, क्रांतिक बिंदु। कितने आए, -1 और 2, संख्या रेखा पे क्रांतिक बिंदु जमा दो आप, -1 और 2 जमा दिए। -1 रखने पे ये 0 रहेगा, 2 रखने पे ये 0 रहेगा, और -1 और 2 के अतिरिक्त इसमें रखोगे तो कोई ना कोई चिन्ह आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की। कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, मर्जी जो संख्या रख के देख लो आप, 2 से बड़ा कुछ भी रख लो आप, 5 रख लो, x का मान है ना, कहां इसमें, जब x का मान 5 रख रहे हो आप, 5 प्लस 1 प्लस का, 5 माइनस 2 प्लस का, फिर यहां माइनस, टोटल माइनस आ रहा है। x का मान 5 रख रहे हैं तो माइनस आ रहा है, ठीक है। 2 से अधिक पर एफ डैश एक्स माइनस, -1 और 2 के बीच में प्लस, और -1 से कम पे माइनस, ठीक है। इस दौरान तो एफ डैश एक्स है प्लस का, और 2 से बड़े पे एफ डैश एक्स है माइनस का, -1 से छोटे पे एफ डैश एक्स है माइनस का। यहां x बिलोंग्स टू -1, 2 में, ठीक है, एफ डैश एक्स धनात्मक है, एफ डैश एक्स धनात्मक है, तो इस अंतराल में कैसा रहा फिर फलन, वर्धमान, और -1 से कम पे और 2 से ज्यादा में एफ डैश एक्स का चिन्ह आ रहा है ऋणात्मक, ठीक है। x बिलोंग्स टू, एक तो -1 से कम, यानी कहां तक, -अनंत से, और -1 यूनियन 2 से अनंत में एफ डैश एक्स कैसा है भाई, ऋणात्मक। तो इस अंतराल में फलन कैसा रहा, ह्रासमान है, तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर sin x माइनस cos x दिया हुआ है, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। तब आपसे वह अंतराल पूछ रहा है, अंतराल ज्ञात करो। जब फलन वर्धमान और ह्रासमान हो, जब फलन वर्धमान या ह्रासमान हो, ठीक है। अच्छा, वर्धमान देखना हो या ह्रासमान देखना हो, एफ डैश एक्स की तो आवश्यकता पड़ती है ना, एफ डैश एक्स की आवश्यकता तो पड़ेगी। पुनः एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस कॉस माइनस साइन होगा तो प्लस साइन एक्स हो गया।
अब आपको इससे देखना है कि ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, 0 से पाई के बीच में। तो क्रांतिक बिंदु याद करें, क्रांतिक बिंदु cos x प्लस sin x बराबर 0। यहां से पक्षांतरण कर करा के tan x बराबर कितना आ जाएगा भाई, -1। अच्छा tan माइनस का है ना, तो होने को तो x बराबर -π/4 भी हो सकता है और 3π/4 भी हो सकता है। मतलब यहां भी tan माइनस का होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan माइनस का होता है। हमें कौन सा लेना है क्रांतिक बिंदु, 3π/4। क्यों, 0 से पाई अंतराल है इसलिए, क्योंकि -π/4 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई और 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। अतः x बराबर कितना रहा क्रांतिक बिंदु, 3π/4 रहा। ठीक, आप जमाओ, ये तो 3π/4 हो गया। 3π/4 अगर इसमें रखा जाएगा ना भाई, तो f' की वैल्यू 0 होगी। क्रांतिक बिंदु कैसे प्राप्त होता है, बराबर 0 करने से तो हो रहा है भाई। बराबर 0 करने से x के मान ये मान आए या x के ये मान रखने से बराबर 0 आएगा। तो 3π/4 से तो f' 0 आता है। इधर और इधर देखो जरा, इधर देखो, इससे कम कौन है, 0। 0 रखना है f' में, x की जगह यहां रखो, cos 0 प्लस 1 sin 0 0 प्लस का। 3π/4 से कम कौन रखते हैं ना, तो f' कैसा आ रहा है, प्लस का। ऐसा हजारों किलोमीटर तक नहीं है, बस पड़ोस की बात चल रही है। और 3π/4 से अधिक रखेंगे तो माइनस का क्रमागत आता है चिन्ह अपने आप। तो देखो इधर तो वर्धमान है फलन, इधर आसमान है। इधर कहां से स्टार्ट करें, अरे 0 कह तो रखा है इसने, 0 यहां कहीं होगा और पाई यहां कहीं। स्पष्ट है संख्या रेखा से, x बिलोंग्स टू 0 से 3π/4 में f' कैसा है, पॉजिटिव। तो फलन इस अंतराल में कैसा होगा, वर्धमान। और x बिलोंग्स टू 3π/4 से पाई में f' कैसा है, नेगेटिव। तो फलन इस अंतराल में कैसा होगा भाई, हासमान होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखो हमें सिद्ध करना है y बराबर ये वर्धमान फलन है, कौन से अंतराल में, मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूं। अंतराल 0 से π/2 में। ठीक है, हमें सिद्ध करना है दिया हुआ फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। कैसे मालूम पड़ती है वर्धमान आसमान की, f' से। तो सर्वप्रथम f' से निकालो तुम। f' का मतलब है अवकलज। तो यहां बाई और थीटा में संबंध है, तो dy/d थीटा कहलाएगा अवकलज। तो dy/d थीटा बराबर, देखो ये है, इसका तो u/v से करो कि 2 प्लस cos थीटा का था होल स्क्वायर। फिर यहां 2 प्लस cos थीटा जो की तो 4 sin थीटा का 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा जो की तो, और 2 प्लस cos थीटा का 0 माइनस sin थीटा। ठीक है, ये आया 8 cos थीटा
प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। गड़बड़ हो गई भाई, माइनस 1 और आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो 8 कॉस थीटा आया, इसमें से 4 कॉमन आ जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो कुल मिला के केवल 4 है। और अगर लघुत्तम लिया हुआ पड़ा होता 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यहां चला जाएगा, माइनस करो 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। मैंने क्या कर दिया, लघुत्तम ले दिया और स्क्वायर खोल दिया संग संग। 4 से तो 4 कट जाएगा, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा जाएगा तो 4 कॉस थीटा बचेगा। अच्छा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां कॉस थीटा कॉमन आ जाए तो 4 माइनस कॉस थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि दिए हुए अंतराल में, अंतराल क्या है 0 से π/2, उसमें ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो देखो 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है कि नहीं होता है, तो ये राशि प्लस की, स्क्वायर है तो ये सदैव प्लस का, और 4 से कम रहेगा कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा का मान अधिकतम ही 1 होता है, तो ये धनात्मक। मैं 2-3 तर्क लिख रहा हूं साइड में। एक तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा तर्क कॉस थीटा लेस देन 1 होता है ना, तो फिर 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, तय है। और तीसरा तर्क है कि वर्ग सदैव 0 या 0 से बड़ा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा। इन सभी तर्कों से निर्धारित हो गया है कि ये पॉजिटिव होगा कब, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, जो भी अंतराल दे रखा है। अतः फलन दिए हुए अंतराल में कैसा है भाई, वर्धमान फलन है। तो ये आपके वर्धमान आसमान के तरीके हो गए, बाकी आपके पास क्वेश्चन हो ही रहे। अपन अगली एक्सरसाइज 8.3 पर चलते हैं। 8.3 के अंदर स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करने का तरीका है। 8.3 के अंदर किसी वक्र पर स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना। जैसे ये वक्र है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण और इसी बिंदु पर लंबवत रेखा को अवलंब बोल देते हैं, अवलंब, और स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अच्छा हमें अवलंब और स्पर्श रेखा के समीकरण के सूत्र यहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट ही। इसका रहता है y माइनस y1, अगर ये बिंदु x1 y1 हो तो y माइनस y1 बराबर
एम स्पर्श और x माइनस x1, ये रहा करता है स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र। और इसी बिंदु पर x1 y1 पर अवलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m अवलंब और x माइनस x1। ठीक है, स्पर्श रेखा के में तो m स्पर्श आ रहा है इस जगह पे और अवलंब के में m अवलंब, बाकी ये पैटर्न सेम है, y माइनस y1 m स्पर्श x माइनस x1। अच्छा, अब बात m अवलंब और m स्पर्श की है। m स्पर्श क्या रहा करेगा भाई? वक्र का अवकलन, पर अवकलन से तो x के पद आया करेंगे, जबकि प्रवणता तो एक संख्यात्मक मान होगी, तो वक्र के अवकलन में वो बिंदु रख दिया करना आप। ठीक है, ऐसे ही एम अवलंब ये होगा -1/m स्पर्श, यानी -1/dy/dx पर उसमें बिंदु के निर्देशांक रखकर, dy/dx में x y के मान रख दोगे ना निर्देशांक, तो ही संख्यात्मक मान आएगा, ये जो मैंने अंगूठे के बीच में है जो। ठीक है, उस संख्यात्मक मान को यहां जमा देंगे। दो चीजें हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण है और अवलंब का, दोनों के सूत्र लिख दिए। अब सुनो, सवाल में बिंदु के निर्देशांक और प्रवणता दोनों चीज दे देता है, जब तो सरल है, बिल्कुल फटाक से मान जमा देने। ऐसे यहां पे ज्यादातर सवालों में दोनों चीज नहीं देगा, इतना सरल क्यों देगा कि भाई बिंदु भी रख दे, मतलब बिंदु भी दे दे और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी दे दे। क्या करना पड़ेगा आपको? ज्यादातर सवाल में प्रवणता देगा, अच्छा प्रवणता अगर दी हो, दोनों चीज नहीं दिया करेगा, है ना, तो प्रवणता देगा तो बिंदु तुम्हें खुद को ज्ञात करना पड़ेगा, और प्रवणता बिंदु जब हो जाए जब सूत्र में लिखना पड़ेगा। प्रवणता भी डायरेक्ट मुश्किल देगा। देखो क्या बात चल रही है, समीकरण पूछ रहा है, समीकरण के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो बिंदु के निर्देशांकों की और एक प्रवणता की। बहुत ही कम संभावना है कि प्रवणता और बिंदु के निर्देशांक दे दे आपको सीधा सीधा, चाहिए दोनों ही, निर्देशांक भी चाहिए और प्रवणता भी चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? क्या देगा मतलब? प्रवणता देगा, फिर बिंदु आपको खुद को ज्ञात करना पड़ेगा। प्रवणता सवाल वाला देगा, बिंदु खुद को ज्ञात करना पड़ेगा, और जब दोनों आ जाएंगे जब इसमें जमा देना। तो प्रवणता दी हो, प्रवणता कैसे कैसे देगा सुनो। एक तो प्रवणता एम स्पर्श जो है कोई संख्यात्मक मान ही दे रखा है, तो dy/dx बराबर a एक समीकरण, और सवाल में जो वक्र का समीकरण है वो दो। देखो क्या करें, स्पर्श रेखा तो दे दी ना, अब मैं ये प्रक्रिया बिंदु ज्ञात करने को बता रहा हूं। सवाल में बिंदु खुद को ज्ञात करना पड़ेगा, और जब दोनों आ जाएंगे तो जमा देंगे अपन। तो dy/dx बराबर है, और वक्र का समीकरण जो है वो सवाल में देगा ना वो दो, एक व दो को हल करके, एक व दो को हल करके x1 y1 ज्ञात करेंगे। कौन है एक व दो हल करके?
एक तो अवकलज बराबर एक अन्य से आया एक समीकरण और एक वक्र का समीकरण। अच्छा, दूसरा आपसे कहेगा स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब एम स्पर्श कितनी है 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 1 और एक वक्र का समीकरण 2 और 1 व 2 को हल कर क्या ज्ञात करेंगे x1 y1 ज्ञात करेंगे। तीसरा स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर, तो उस समय डी वाई ओवर डी एक्स कितने के बराबर अनंत के 1/0 एक समीकरण और वक्र का समीकरण 2 डी वाई ओवर डी एक्स 1/0 और वक्र का समीकरण दूसरा, फिर 1 व 2 को हल करके कौन ज्ञात करेंगे x1 y1। तीसरी शर्त इधर लिख देता हूं या मिटा के लिख देता हूं, कौन सा तुम्हें नोट करना है। कई बार क्या कहेगा कि स्पर्श रेखा समांतर है काय के दी हुई रेखा के ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो फिर अवकलज को भाई डी वाई ओवर डी एक्स अवकलज है, सॉरी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये बराबर हो जाया करेगी -a/b। क्यों? ये नहीं है, ये इस रेखा की प्रवणता है। ठीक है, इन सभी से अपन क्या ज्ञात किया ले करेंगे x1 y1। प्रवणता सवाल में देगा, x1 y1 आपको ज्ञात करना है, और फिर जब दोनों चीज ज्ञात हो जाए कौन कौन, प्रवणता और बिंदु, फिर कहां रखना है आपको, वो जो सूत्र था ना अभी y - y1 वाला, उसमें रखना है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 17वां है, आपको वक्र का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, वक्र का समीकरण है x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल में 0। कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? बिंदु। ठीक है, बिंदु ज्ञात करो। कौन से? 3 दिए हैं इसमें, जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, लिख रहा है इसमें, है ना, जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है, और तीसरा स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से और समान कोण बनाती है। इन तीनों स्थितियों में मैंने कहा था ना कि प्रवणता देगा तो आपको खुद को बिंदु ज्ञात करने हैं। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो dy ओवर dx बराबर कितना? 0। तो dy ओवर dx कैसे आएगा? वक्र का अवकलन करो। ये 3 अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, पहला स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो वह बिंदु ज्ञात करो। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो dy ओवर dx बराबर 0 कहा मैंने अभी।
तो dy ओवर dx कैसे आएगा? वक्र के अवकलन से। करो वक्र का अवकलन। 2x प्लस 2y dy ओवर dx माइनस 2 और माइनस 0 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dx माइनस 2 बराबर 0। 2 का भाग दे दें तो x प्लस वाई dy ओवर dx माइनस 1 बराबर 0। यहां से dy ओवर dx का मान मैं बताऊं तुम्हें कितना? 1 माइनस एक्स बटे वाई। अच्छा, चूंकि dy ओवर dx बराबर 0 है, ये कैसे आया अचानक? स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से समांतर है ना, वहां से आया अचानक। तो dy ओवर dx बराबर 0 का मतलब है ये बराबर 0। 1 माइनस एक्स अपन वाई बराबर 0। यहां से x बराबर 1। मैंने कहा था एक तो यहां से समीकरण आया करेगा और एक वक्र का समीकरण आया करेगा, और समीकरण 1 व 2 को हल करके x1 y1। एक समीकरण तो यहां से आया करेगा, देखो आ गया। ये बात अलग है, छोटा सा है। और एक समीकरण वक्र का, इन दोनों को हल किया करेंगे। देखना मैं तीनों जगह ऐसे करूंगा। x बराबर 1 वक्र से देखना जरा, 1 का स्क्वायर वक्र के समीकरण में x की जगह 1 रख रहा हूं। वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0। यहां से y का मान ये 5 माइनस 4 y बराबर प्लस माइनस 2 आ गया। तो बिंदु रहे 1 कोमा प्लस माइनस 2। दिख रहा है क्या? दिख रहा है 1 कोमा प्लस माइनस 2। प्रवणता तो है 0 और बिंदु ये रहा। अगर समीकरण पूछता ना इस सवाल में, तो जो सूत्र है ना y माइनस y1 बराबर, उसमें ये बिंदु और प्रवणता से समीकरण आ जाता। इसमें आओ, स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत, इसका मतलब dy ओवर dx बराबर 1/0। dy ओवर dx हमने इस निकाल लिया यहां पे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 0। 1/0। तो यहां से y बराबर कितना आ रहा है? 0। मैंने कहा था एक समीकरण तो ये और एक वक्र का, इन दोनों को हल करके बिंदु आ जाएगा। y का मान तो 0 है, इसमें रख दो वक्र में y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहां से x आ जाएगा कुछ ना कुछ, एक्स स्क्वायर, चाहे देखो x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x बराबर 3 माइनस 1। तो बिंदु क्या रहे पता है? x का मान 3, y का मान 0, या x का मान -1 और y का मान 0। ठीक है। अब दूसरी तरफ आओ। स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। समान कोण बनावे ना स्पर्श रेखा, तो न्यू समझो, देखो ये इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री, या यूं भी हो सकती है रेखा समान कोण बनाने वाली, 135 और 45। कुल मिला के dy ओवर dx है ना, बराबर प्लस माइनस 1 करें। एक समीकरण तो ये और एक कोण वक्र का समीकरण, इन दोनों को हल करके क्या ज्ञात किया जा सकता है? बिंदु ज्ञात किया जाता है। और देखो एक आध क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल 21वां है। आपको वक्र दिया हुआ है, इसमें y बराबर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7। तब स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है आपसे।
तब स्पर्श रेखा का समीकरण कब कब, पहला जब स्पर्श रेखा समांतर हो 2x माइनस बाई प्लस 9 बराबर 0 के, और दूसरा स्पर्श रेखा लंबवत है कौन के, 5y माइनस 15x बराबर 13 के। आपसे इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्वेश्चन मार्क है ना। कब, जब स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो और जब स्पर्श रेखा इसके लंबवत हो। तो मैं दूसरा वाला ज्ञात कर रहा हूं। देखो ये दोनों लंबवत है ना, तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणा क्या आएगा, -1। तो m1 m2 बराबर -1 करने से एक समीकरण तो यहां से आ जाएगा, और एक है खुद वक्र का समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरणों को हल करके बिंदु आ जाएगा और प्रवणता यहीं से आ जाएगी। अभी देखो वक्र का अवकलन तो कर ही लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी। वक्र का अवकलन कितना, dy/dx बराबर 2x माइनस 2। अच्छा, चूंकि स्पर्श रेखा लंबवत है 5y माइनस 15x बराबर 13, यानी कि m स्पर्श गुणा m ये रेखा कौन सी, 5y माइनस 15x बराबर 13। भाई ये दोनों लंबवत है ना, इसका मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणा कितना, -1। ठीक है। अच्छा, दोनों की प्रवणताओं का गुणा अगर -1 है तो रखो मान इन दोनों में। m स्पर्श रेखा की प्रवणता तो अवकलज ही कहलाती है, 2x माइनस 2, और इस रेखा की प्रवणता होती है -x का गुणांक -15 बटे y का गुणांक बराबर -1। ये तो m स्पर्श रही इतनी वाली, और ये रेखा की प्रवणता रही बराबर -1। तो यहां से देखो 5 × 15 3 आ गया, 3 का गुणा 6x -6 बराबर -1। यहां से x बराबर कितना आ रहा है भाई, 7/6। ठीक है, और इस x के मान को वक्र में रख दें, 7/6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7/6 प्लस 7, तो यहां से y का मान आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखेंगे कितना आएगा, देख लेना जितना भी आएगा, बिंदु आ जाएगा। अच्छा, एक प्रवणता देखियो m स्पर्श, वो भी आगे लो, 2x माइनस 2 थी ना, और x का मान कितना है 7/6, तो 7/6 गुणा 2 माइनस 2, 2/6 1/3। देखो भाई क्या कहने वाला हूं मैं,
यहां के एक्स वाई तो x1 y1 की तरह व्यवहार करेंगे और ये एम स्पर्श की तरह व्यवहार। तो फिर समीकरण कैसे आ जाएगा? फिर ऐसे आ जाएगा ना, y माइनस y1 एम स्पर्श और x माइनस x1। x1 y1 तो ये वाले रखे जाएंगे और m ये वाला रखा जाएगा। आसानी से स्पर्श रेखा का समीकरण। जिस जगह मैंने यहां देखो ये शर्त लगाई है, दूसरे वाले में क्या करना है? स्पर्श रेखा और ये समांतर है, समांतर है ना, तो 2x माइनस 2 बराबर इसकी प्रवणता जब हल होगा वो दूसरा वाला भाग। तो इस तरह से आप ये 8.3 है क्या, ये कर लेना। 8.4 के अंदर निकटतम मान ज्ञात करना। ठीक है, 8.4 के अंदर y का निकटतम मान। तो देखो, यदि y बराबर x के पदों में कोई फलन है तो y का या y के मान में अगर तुमसे परिवर्तन पूछता है, त्रुटि पूछता है, कमी पूछता है, वृद्धि पूछता है, तो तुमसे पूछा जा रहा है डेल्टा वाई। ठीक है, और डेल्टा वाई का सूत्र मैंने बताया था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 dy ओवर dx इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, और y का मान अगर पूछता है, निकटतम मान, तो तुमसे पूछ रहा है y प्लस डेल्टा वाई। यदि y का निकटतम मान पूछता है ना, तो इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है y प्लस डेल्टा वाई, जहां डेल्टा वाई ये रहा करेगा, देखो ये। ठीक है, अब सवालों में कईयों में फलन बना हुआ नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा सवाल के अनुसार। तो मैं क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। देखो, एग्जाम्पल 25 है, जैसे आपसे लॉग में आधार तो 10 है ना, और 10.2 की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि लॉग 10e की वैल्यू 0.4343 आपको दी हुई है। तो ऐसे मान जब पूछा करे तो देखो, log x फलन रहा होगा और यहां x के कुछ मान आए होंगे, तो आपको क्या मानना है? माना फलन y बराबर fx क्या माना है? log 10x। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? ध्यान हो तो, x में डेल्टा x की वृद्धि करते हैं तो संगत y में भी डेल्टा y की वृद्धि होगी। भाई log 10 x में जब डेल्टा x की वृद्धि करेंगे तो y में डेल्टा y की वृद्धि होगी। ऐसा लिखने के बाद यहां साइड में x की और डेल्टा x की वैल्यू लिख दिया करना कि सब x की कौन सी वैल्यू रहा करेगी? x की वैल्यू रहा करेगी, देखो ये हमेशा x प्लस डेल्टा x होगा। x कैसे निर्धारित करें और डेल्टा x कैसे निर्धारित करें? x वो संख्या लेना कि log में इसके साथ वैल्यू निकल जाया करे, तो log 10 की वैल्यू निकल जाएगी, 1 होती है। तो x का मान ले लो आप 10, डेल्टा x कितने कसर है? 0.2 की। डेल्टा x ले दिया आपने 0.2। ठीक है, अच्छा अब पलट लेना इसको, log x प्लस डेल्टा x बराबर
बाई प्लस डेल्टा वाई। तो बाई तो लॉग एक्स है और डेल्टा वाई है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर बाई प्लस डेल्टा वाई। बाई तो लॉग 10x प्लस डेल्टा वाई, ये सूत्र से अभी अभी वाले से। अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिएगा, इसका 1/x मत कर देना क्योंकि आधार 10 है ये। ठीक है, तो देखो y बराबर जो log 10x है ना, आधार चेंज कर दो, log x बटे log 10 और आधार मर्ज ये जो सेट कर दो, log a b बराबर log b अपॉन log a और यहां से dy ओवर dx, ये थोड़ा साइड में कर देना, चाहे बीच में कर लेना आप। 1/log e10 तो जो की तो, और इसका 1/x मान जमा रहा हूं मैं। देखो ये वाला मान है ना, log 10x प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और dy ओवर dx जो कि कितना है 1/x log e10 इंटू 1/x। ये dy ओवर dx का मान रख दिया और इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, log 10x ये वाला तो ये रहा, ये प्लस ये रहा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ये रहा, ये अवकलन है और ये बगल वाला डेल्टा एक्स है। अब आप इसमें x की जगह मान जमा दो। इधर कितना चल रहा है ध्यान है ना, ये वाला ही तो है x प्लस डेल्टा एक्स। जब आप अवकलन वाले मान जमा दिया करें ना, तो x और डेल्टा एक्स के मान काम में ले लिया करो। ले रहा हूं मैं, log x का मान कितना है 10, डेल्टा एक्स का 0.2 बराबर log 10। अच्छा, डेल्टा एक्स का मान रखने तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 1/10 log e10। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया मैंने x, एक ही बार बहुत है, इंटू डेल्टा एक्स कितना 0.2। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सवाल में log 10 e दे रखा है ना कि e10, ऊपर जाते हैं तो आधार बदल जाता है। देखो ये तो 1 प्लस 0.2 बटे 10 है ना, 0.02 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो log 10 e जिसकी वैल्यू 0.43 दे रखी, रख देना, हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे इसी एग्जांपल 25 का तीसरा क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री का मान, जबकि 1 डिग्री का मान रेडियन में दे रखा है 0.01745 रेडियन। ये cos 61 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो देखो सुनो, cos x फलन मानना पड़ेगा। इसमें सवाल को देखकर फलन मानना होता है। तो माना y बराबर cos x, माना y बराबर cos x। ठीक है, x में वृद्धि करनी है, उसके संगत y में वृद्धि हो जाएगी। तो y प्लस डेल्टा y बराबर cos x प्लस डेल्टा x। अब संग की संग इसी जगह पे x और डेल्टा x के मान सेट करने होते हैं।
एक्स का मान तो वह लेना होता है जो फलन में साधारणतः ज्ञात हो जाए, और डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स जुड़ के ये आना चाहिए। ये हमेशा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स माइनस का भी हो सकता है ना। तो 60 और 61, 60 और 1 ले लेते हैं, cos 60 का मान आ भी जाता है। एक्स बराबर 60 डिग्री, डेल्टा एक्स 1 डिग्री। ठीक, तो देखो cos x प्लस डेल्टा एक्स मतलब है बाई प्लस डेल्टा वाई, बाई प्लस डेल्टा वाई, बाई तो कितना cos x, ठीक है, प्लस डेल्टा वाई लिमिट जो सूत्र रहता है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 dy ओवर dx इनटू डेल्टा एक्स। रखो cos x dy ओवर dx तो माइनस साइन एक्स होगा क्या? और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा एक्स। अब सारे मान जमा दो, ठीक है भाई, है कितने के बराबर ये cos x प्लस डेल्टा एक्स के। अब x का मान जमा दो 60 डिग्री और डेल्टा एक्स का मान 1 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और गुणा डेल्टा एक्स का मान 1 डिग्री। cos 60 डिग्री 1/2 माइनस रूट 3/2 और 1 डिग्री 0.01745। ठीक है, इस तरीके से कुछ 8.4 तक हो गया। कल की क्लास में एक साथ लंबा चैप्टर है 8.5, 6 और विविध, कल पूरे हो जाएंगे। बाकी जो छोटे क्वेश्चन छोटे चैप्टर हैं उनको आप करते रहो। जैसे 5 तक के चैप्टर हैं वो हमारी इसी चैनल पर दूसरी जो प्ले लिस्ट है जिसमें रेगुलर क्लास चल रही है 1 से लेके 5 चैप्टर तक, उसमें है, आप उनको देखो। और 6 हो गया, 7 हो गया, 8वां कल सुबह आपका 8वां जाएगा। ठीक।